Yes students, the next topic is globalization. Globalization means जब हम इंटीग्रेट करते हैं हमारी इकोनॉमी, जैसे इंडिया की इकोनॉमी जुड़ रही है बाकी वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ, तो वो होता है ग्लोबलाइजेशन। तो हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ज्वाइनिंग कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी के साथ बाय इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सो दैट इज़ इंक्लूडेड इन ग्लोबलाइजेशन। और ये देखेंगे कि कैसे रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो ट्रेड हैं वो कैसे रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म अबॉलिश की गई हैं, वो हम रीड आउट करेंगे ग्लोबलाइजेशन में। सो ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी। इंटीग्रेटिंग मीन्स ज्वाइनिंग द इकोनॉमी ऑफ अ नेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। जैसे इंडिया है, वो नेशन है, उसको पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ ज्वाइन करना, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। सो दिस इंटीग्रेशन टेक्स प्लेस थ्रू फ्री ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। ये कैसे होएगा? फ्री, जब फ्रीली हम गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाएंगे और फ्री मूवमेंट कर पाएंगे कैपिटल और लेबर की। सो एज अ कंसिक्वेंस रिजल्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का? ट्रेड बैरियर्स जो हैं सभी नेशंस में वो रिड्यूस हो जाएंगे और फ्री फ्लो होएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। फॉरेन कंट्री से जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में आके कर सकते हैं और हम भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फाइनेंस कैपिटल हैज़ बिन अलाउड। So although free movement of labor should be allowed, free movement of labor means import या हम कर रहे हैं हमारी लेबर यहाँ से बाहर जा रही है, तो that is also a part of globalization process. Still there are many restrictions, लेकिन तभी भी बहुत restrictions हैं on free movement of labor. Nevertheless, globalization has resulted in opening up of the economies of the various countries of the world. ग्लोबलाइजेशन से हमारी इकोनॉमीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक हो गई हैं। दिस हैज़ रिजल्टेड, इससे क्या रिजल्ट निकला? इंक्रीज इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस अमंग नेशंस। हम एक दूसरे नेशंस पे डिपेंडेंट हो गए। सो ग्लोबलाइजेशन इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट फ्री ट्रेड पॉलिसी प्रमोट्स, कि फ्री ट्रेड पॉलिसी है वो प्रमोट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को। वेयर एज रिस्ट्रिक्टिव, अगर हम रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी, व्यापार की जो पॉलिसीज़ हैं वो रिस्ट्रिक्टिव हैं, पाबंदियाँ ज़्यादा हैं, तो उससे हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं हमारी ग्रोथ रेट पे। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी सिस्टम बेस किया है, उसको फॉलो किया है। सो अकॉर्डिंगली इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी को हमने अडॉप्ट किया है, ताकि हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे, उसकी बजाय एक्सपोर्ट करेंगे। सो कंसिक्वेंटली रिजल्ट क्या है? मैंने रिस्ट्रिक्शन जो कि फॉरेन ट्रेड पे लगाई जाती थी वो पर्टिकुलरली इम्पोर्ट पे लगाई जाती थी, जैसे कि हाई टैरिफ्स, हाई रेट ऑफ टैक्सेस, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी कि इतने ही क्वांटिटी के, जैसे 2000 क्वांटिटी है, सिर्फ इतने ही गुड्स आपने इंपोर्ट करवानी है, तो ये क्वांटिटी पे भी रिस्ट्रिक्शंस थी। इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता था, इंपोर्ट कोटाज, ये सभी रिस्ट्रिक्शंस थी। तो द इनफ्लो ऑफ कैपिटल टुवर्ड्स द कंट्री एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम द कंट्री वर ऑल्सो स्ट्रिक्टली कंट्रोल। तो इससे क्या हुआ? स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, तो फेरा एक्ट बनाया गया, दैट इज़ अ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, और इसको बाद में रिप्लेस किया गया है फेमा, दैट इज़ अ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो क्या मेजर्स हैं दैट आर अडॉप्टेड फॉर ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया? फर्स्ट इज़ अडॉप्शन ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। पहले इम्पोर्ट पॉलिसी हम अडॉप्ट करते थे, उसको सब्स्टिट्यूट बदला गया एक्सपोर्ट पॉलिसी के साथ। एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या होती है? जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ को अपनी गुड्स। सो जो लाइसेंस सिस्टम था, जैसे इंपोर्ट पे लाइसेंस लगता था, इंपोर्ट कोटा, वो सिंप्लीफाई किया गया या अबॉलिश ख़त्म किया गया, और एक्सपोर्ट पे ये रिस्ट्रिक्शन सब ख़त्म की गई। नेक्स्ट इज़ अ लिबरल मूवमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल मीन्स बाहर से जो फॉरेन कैपिटल इंडिया में इन्वेस्ट करें, दैट इज़ द FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया, उनके जो नॉर्म्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको लिबरल किया गया। 100% FDI, बाहर से जो लोग हैं वो 100% अलाउेशन है कि हमारे इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अलग अलग सेक्टर्स हैं उनमें अलग अलग परसेंटेजेस है FDI की। सो FDI है वो डिफेंस के लिए और रेलवेज़ के लिए भी हम एक्सेप्ट करते हैं। सो repatriation of income and profit by foreign investors has also been made easier than before. इंडियन कंपनीज़ हैं, उन्होंने अलाउ किया है कि वो इन्वेस्ट करेंगी अदर कंट्रीज़। पहले तो हम FDI, बाहर से लोग हमारे इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो तो 100% परमिशन ग्रांट की गई है, लेकिन हम भी इंडिया वाले हैं जो पर्सन, वो भी बाहर की कंट्रीज़ में और उनकी कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड इज़ अ लिबरल एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम।
मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है एक, ताकि हम एक्सचेंज कर सकें गुड्स और सर्विसेज का और उनको फुली कन्वर्ट कर पाएँ। सो दिस सिस्टम इंट्रोड्यूस पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी। जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो कन्वर्टेबल करना पड़ेगा हमें रुपी को। सो आफ्टर दैट, इसके बाद जब फुली कन्वर्ट कर सकते हैं रुपी को ऑन ट्रेड अकाउंट, व्यापार के एक अकाउंट में, सो फुली कन्वर्टेबल ऑफ रुपी ऑन करंट अकाउंट आर अडॉप्टेड इन क्विक सक्सेशन। एफर्ट्स बनाए गए हैं ताकि हम एक्सप्लोर कर पाएँ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ को, ताकि फुली कन्वर्टेबल कर पाएँ हमारे इंडियन रुपी को। नेक्स्ट इज़ अ फैमा इन प्लेस ऑफ एरा दैट वी विल डिस्कस एज पहले फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, उसको रिप्लेस किया गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। रेगुलेट मीन्स वो सिर्फ कंट्रोलिंग पे चेक करता था, लेकिन मैनेजमेंट क्या है, प्रॉपरली मैनेज कर रहा है फ्रॉम ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फिफ्थ पॉइंट इज़ मेंबरशिप ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हमने मेंबरशिप ली है WTO की। WTO है वो कम इनटू एग्जिस्टेंस इन प्लेस ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। गैट की जगह पे आया है WTO ऑन January 1, 1995। मेन ऑब्जेक्टिव का WTO का है कि उसने फ्रीली ट्रेड प्रमोट करना है पूरे संसार में। सो हैंस WTO प्रमोट करता है ग्लोबलाइजेशन इन द वर्ल्ड। दीज आर द मेजर्स दैट आर अडॉप्टेड इन ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट इज अ फिजिकल रिफॉर्म्स एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स क्या हैं इंडिया में। फिजिकल रिफॉर्म्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है फिजिकल पॉलिसी, जिसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर आता है। तो उसमें उससे रिलेटेड क्या क्या नॉर्म्स बनाए गए हैं, रिफॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। तो इन पॉइंट्स को रीड आउट करेंगे। फर्स्ट है इसमें टैक्सेशन सिस्टम है, उसको सिंप्लीफाई किया गया और उसको रैशनलाइज मीन्स सभी के समझ में आ सके ऐसा बनाया गया। सेकेंड इज़ मैक्सिमम रेट ऑफ वेरियस टैक्सेस हैज़ बिन रिड्यूस। सबसे ज़्यादा जो टैक्सेस के रेट थे उसको रिड्यूस किया गया। एफर्ट्स बनाए गए कि टैक्स बेस एक ब्रॉडन सेम लेवल पे चले। सब्सिडीज़ ही रिड्यूस की गई हैं और रैशनलाइज की गई हैं। न्यू टैक्सेस लाइक सर्विस टैक्स, वैट, वो इंट्रोड्यूस किए। एफर्ट्स बनाए गए हैं ताकि रैशनलाइज पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाए। रैशनलाइज मीन्स एक फेयर व्यू पॉइंट में एक्सपेंडिचर किया जाए। स्पेसिफिक मेजर्स बनाए गए ताकि अडॉप्ट की जाए और इम्प्रूव किया जाए फिजिकल सिचुएशन। फिजिकल इज़ अ गवर्नमेंट रेवेन्यू और गवर्नमेंट की जो पोजीशन है उसको इम्प्रूव किया जाए। नेक्स्ट इज़ अ फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। पैसे से रिलेटेड अब कौन कौन से नॉर्म्स या रेगुलेशंस बनाए गए हैं। तो द रिफॉर्म्स विच एम, वो वाले रिफॉर्म्स जिनका मेन एम होता है इम्प्रूव एंड स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री, ताकि हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा कर पाएँ, तो वो होते हैं फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। सो अंडर दीज नॉर्म्स हमारे पास आती हैं मनी मार्केट एंड द कैपिटल मार्केट। इन दीज मार्केट्स चीप क्रेडिट इज़ अवेलेबल एंड टू द प्रोडक्टिव सेक्टर एंड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। बहुत ही कम लोन, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम लोन ले सकते हैं इन मार्केट से, और इससे क्या होता है, इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। सो इनके वेरियस पॉइंट्स हैं, इसमें हम पढ़ रहे हैं। सो द वेरियस रेट्स एंड रेशोज़ कौन सी आती हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, SLR। सो ये रिड्यूस की गई हैं रेशोज़ और फ्लेक्सिबल की गई हैं। बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर को ऑटोनॉमी मीन्स वो अपने आप डिसीजन ले सकते हैं, ऐसी उन्हें छूट दी गई है कि वो अपने आप डिसीजन लें। बैंक्स को अलाउ किया गया है कि वो डिटर्मिन अपने आप से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करें। बैंकिंग स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज किया गया। रेगुलेटरी मैकेनिज़्म बनाया गया और स्ट्रेंथन किया गया फाइनेंशियल सेक्टर फ्रॉड्स को। प्राइवेट सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर को ग्रांट की गई है फ्रीडम इन बैंकिंग सेक्टर। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। आर्थिक क्या पॉलिसीज़ बनाई गई हैं इन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। सो रिफॉर्म्स, जो रूल्स बनाए गए हैं इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के लिए, रिफॉर्म्स बनाए गए हैं कंट्रोल इन्फ्लेशन, पैसे के रेट को इंक्रीज़ ना हो उसको कंट्रोल करने के लिए। रिफॉर्म्स बनाए गए हैं टू ग्रो फिजिकल डेफिसिट, टू कंटेन ग्रोइंग फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, गवर्नमेंट का जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन गवर्नमेंट रेवेन्यू, दैट इज़ अ फिजिकल डेफिसिट। तो इससे क्या होएगा, इसको रोकने के लिए हमने रिफॉर्म्स बनाने हैं, अडॉप्शन करना है हमने लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, और रिफॉर्म्स बनाने हैं ताकि हम टैकल कर पाएँ BOP क्राइसिस। BOP इज़ अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंपोर्ट पैसे दे ज़्यादा रहे हैं लेकिन सेल करके पैसे हमें मिल कम रहे हैं, तो ये बैलेंस बना के रखना। स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स क्या हैं इसमें,
रीडिफाइन करना है हमने रोल ऑफ स्टेट इन द इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, ट्रेड पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, और फाइनेंशियल सेक्टर रिलेटेड। नेक्स्ट इज द इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, हम इनके ओनली हेडिंग्स रीड आउट करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो देन आप मुझसे पूछ सकते हो। सो इवेल्युएशन पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं इसके? हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारा ग्रोथ रेट हाई हो गया, ऑलमोस्ट हमारा पर कैपिटा इनकम है उसका ग्रोथ रेट हुआ है 1.4% टू 6.5%। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1991 में 2.2 बिलियन यूएस डॉलर थे, लेकिन 2017 में ये हो गए हैं 370 बिलियन यूएस डॉलर। इंक्रीज़ इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ की है। 1991 में ये हमारे पास 100 मिलियन यूएस डॉलर थी, लेकिन 15-16 में ये 42.2 बिलियन, पहले मिलियन थी अब बिलियन यूएस डॉलर है। इंक्रीज इन द कंपटीशन, हमारे यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, एमएनसीज ने यहाँ पे आके इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, मैकडॉनल्ड्स हैं जैसे सबवे है, तो इनसे क्या हुआ हमारी ग्रोथ रेट ज़्यादा हुई और प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत ही ग्रो किया और एक्सपेंड किया, और उनमें कंपटीशन भी आया जिससे ओवरऑल एफिशिएंसी आई हमारी इकोनॉमी में। बेनिफिट्स टू कंज्यूमर, अब कंज्यूमर्स के पास प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उनको वैरायटी और जो गुड्स की वो ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके पास चॉइस है कि वो अपने बेनिफिट्स को देखें और क्लासी प्रोडक्ट्स को रेट जो है वो कम पे बाय करें। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन में क्या है, एज़ पर बजट एस्टिमेट फाइनेंशियल डेफिसिट जो हमारा था वो 3.9% था 15-16 में, और इससे क्या हुआ है हमने लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम अडॉप्ट किया जो कि इनको स्टेबलाइज करेगा। इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक एफिशिएंसी, हमारी एफिशिएंसी बहुत ही इम्प्रूव हुई है क्योंकि हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो चलान हमारे सेक्टर जब ऑपरेशनल कर रहे हैं या ऑपरेट कर रहे हैं तो उनके जो एफिशिएंसी है, टाइमली प्रोडक्ट बनाने की कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो गई है। नेक्स्ट इज़ अ वाइड मार्केट, हमारी मार्केट वाइड हुई है, पहले हम सिर्फ इंडिया में ही सेल करते थे, अब हम ग्लोबलाइज वे पे सेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स की। इंक्रीज इन द फॉरेन ट्रेड, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज़ हुआ है। रिडक्शन इन ऑफिशियल करप्शन डिक्रीज़ हुई है बिकॉज इन इंटरनेशनल मार्केट हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी मेन सफ़र करती है उससे। सो इन अकॉर्डेंस विद द कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स, जो हम रूल्स एंड रेगुलेशंस अडॉप्ट कर रहे हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, दैट आर अकॉर्डिंग टू द कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स। दैट नेक्स्ट इज़ द नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के। निगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर को नहीं दी जा रही। अडॉप्टेड अंडर कंपल्शन के अंडर ही हम अडॉप्ट कर रहे हैं पॉलिसी को। फेलियर टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन जो है एक रेट ऑफ स्टेबलाइजेशन को नहीं अचीव कर पा रहे, मिसप्लेस कर रहे हैं प्रायोरिटी सेक्टर, जैसे कि हमारी प्रायोरिटीज़ एक पॉवर्टी है या डिप्रीवेशन है, उसको हमने रिड्यूस करना है, तो मेन हमने जो स्ट्रेस दिया हुआ है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ पे दिया गया है, इनकी तरफ हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, जिससे क्या हुआ है बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है फूड ग्रेन्स की परचेज़ की, बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर किया गया है। अनड्यू एंड एक्सेसिव इंपॉर्टेंस दी गई है, मेनली जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो एक्सप्लॉयट कर रही हैं, जैसे इंडस्ट्रियल सिकनेस आ रही है, ह्यूज आउटस्टैंडिंग डेट हो रहा है, हमारे कर्जा ज़्यादा हो रहा है, लेबर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। नेक्स्ट इज़ द निगलेक्ट ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, इनको इग्नोर कर रहे हैं। हैवी डिपेंडेंस हो रही है फॉरेन कंट्रीज़ पे, अनएम्प्लॉयमेंट एंड लेबर प्रॉब्लम्स हो रही हैं। नेक्स्ट अनप्रेसिडेंट करप्शन बहुत ही ज़्यादा हो रही है, जैसे 2G स्कैम, कोल स्कैम, ये बढ़ रहे हैं। मिस यूटिलाइजेशन हो रही है प्रेशियस नेचुरल रिसोर्सेज की, और एडवर्स इफेक्ट पड़ रहे हैं हमारे सोशल एंड कल्चरल फैब्रिक नेशंस पे।